नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे, तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली अफगानिस्तान में, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। दूसरा थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप जो पेगासस स्पाईवेयर का जो मुद्दा है उस पर जो एविडेविट आपने दिया है, जो क्लियरेंस आपने दी है, उसको जल्दी से डिसाइड करो कि क्या जिम्मेदारी लेना चाहती है सरकार। तीसरा है कि अभी जो कोविड के चलते जो भी स्मॉल यूनिट्स को लोन देने की स्कीम चल रही है, दैट इज़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके तहत जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो लोन दिया गया था वो अभी एनपीएज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखेंगे राइज़ कितना हो गया। इसके अलावा G20 की 2023 की समिट जो होगी वो देखो इंडिया में होगी, उसके बारे में है। फिर देखेंगे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक पर्व नाम से एक एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो देखेंगे। तीसरा, अलीगढ़ रीजन में ही वहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन पुट किया है और यूनिवर्सिटी का नाम जो होगा जाट किंग के नाम पर होगा। इसके अलावा रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के विजिट पे आएंगे, बातचीत होगी। और इसके अलावा हम नीचे देखेंगे COP26 के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26, जो कि ग्लासगो में होगी। तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड हो कि जो एक गोल्स हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के तहत जो भी गोल्स डिसाइड हुए, तो उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स की जाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी खुद की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें। उसके ऊपर स्टेटमेंट है, जानेंगे। एक्सप्लेन पेज से सिर्फ एक आर्टिकल है कि ऑटम और स्प्रिंग, ये दो ऐसी सीज़न आती है जहाँ पर एयरबोर्न पोलन, इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है, सांस में लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जानेंगे क्या रिसर्च आई है, कैसे इसको ट्रैक किया जा सकता है, कैसे टैकल किया जा सकता है, जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे सिर्फ एक न्यूज़ है, वो ये कि अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ये पहला कंट्री बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे कंसिडर कर लिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें, अल सल्वाडोर क्वेश्चन बन सकता है ये। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज़ को रिलीफ पैकेज मिल सकता है, जिसमें एक तो जो टेलीकॉम कंपनीज़ अपने जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज़ हैं SUC उनमें, और एक जो लाइसेंस फ़ी जो पे करते हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, उस पर मुद्दा है। दूसरा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया है कि T+1 सेटलमेंट साइकिल भी अब अलाउ कर दिया जाएगा, जानेंगे इस मुद्दे को पूरा। और EPF वाला देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो मुद्दा है उसको हम एक्सप्लेन पेज पे पहले पूरा डिटेल में समझ चुके हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं EPF में, ठीक है, हर साल, तो जो एक्स्ट्रा पैसा जो भी डिपॉजिट करेंगे 2.5 लाख से ज़्यादा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करते हैं EPF अकाउंट में, तो उस केस में उनके जो भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा उन्होंने डिपॉजिट कराया है उसके ऊपर जो रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। तो उससे रिलेटेड हमने पूरा मुद्दा देख लिया था। बस वही है कि नोट दैट मीन्स अप्रूवल की अभी थोड़ी सी वेट चल रही है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जा करके बस इतना ही जानेंगे। इसके अलावा RBI ने ये कहा है कि 1 जनवरी के बाद से जो मर्चेंट्स हैं वो कार्ड का डेटा अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे सेव नहीं कर सकेंगे, जानेंगे मुद्दे को। इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनको क्यों यहाँ पर पासपोर्ट सर्विसेज के लिए एक स्टेक होल्डर के तौर पे इन्वॉल्व किया गया है, जानेंगे, ठीक है। बाकी मुद्दे जो हैं स्पोर्ट्स में है, एक देखेंगे सेक्सुअल हारासमेंट का केस है वो, बाकी और चीज़ें जो भी हैं उनको एक बार नज़र डाल लेंगे, ठीक है, देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है, देखो पाकिस्तान ने अपने पैंतरे चला लिए और पाकिस्तान इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहा कि हक्कानी नेटवर्क में जो हक्कानीज़ हैं उनको तालिबान की जो नई अभी सरकार बन रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, उसमें उनको मिनिस्ट्री मिल चुकी है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक्स में उनको रोल मिल चुका है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बुद्धा का स्टैचू कोई ज़माने में स्क्रैप किया था, तोड़ दिया था, जब तालिबान का पहले रूल था उस टाइम पर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के तौर पे जिसको ध्यान में लिया गया है, जो बंदा मेन रहेगा लीड में, वो अगर देखें तो उसका नाम है हसन अखुद, ये PM बनेंगे अफ़गानिस्तान की सरकार में, ठीक है। औरतें हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसमें मेन उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से भगाओ, क्योंकि रियल तो बात यह है कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, रूरल एरियाज़ में,
देखो उनको तो इतना पता है नहीं, बाकी सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल चुकी है ना, तो उनको पता है कि पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का कारण है। क्योंकि जो एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ के हमें नॉलेज होता है ना, वही चीज़ें वो लोग भी पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड वो भी करते हैं, तो ऐसे में उनको पूरा पता है। पर पाकिस्तान ने देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और अल्टीमेटली हक्कानी नेटवर्क के जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पर अब नई इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन मिल रही है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा स्पेस और दे दिया है कि जी चलो ठीक है, आप डिसाइड कर लो कि पेगासस का जो एफिडेविट है उसमें आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हो। क्योंकि आपको पता ही है कि स्पाईवेयर का ये जो मुद्दा था ये कितना ज़्यादा हाईलाइट रहा था पिछले दिनों में, और पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन बिल्कुल इसी बात को लेकर के उलझा भी रहा था। एक तरफ सरकार ने बिना डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन के बिल्स पारित करवा दिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन केवल इसी बात को लेकर के रहा कि पेगासस को लेकर के आप वहाँ पे सुनवाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस लगी हुई हैं, तो उसमें देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अनइक्विवोकली, दैट मीन्स क्लियरली कहा है कि हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है स्पाईवेयर के इस पूरे मुद्दे में। पर सवाल ये आ जाता है कि अभी भी चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी की लीडरशिप में ये जो 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि जी आप प्रॉपर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियरली सबमिट करो। तो अभी थोड़ा टाइम और मांगा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो बताया जा रहा है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट कोविड का स्ट्रेस स्मॉल यूनिट्स पे देखने को मिला, और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो मुद्रा लोन लिया गया था ना स्टार्टअप्स के लिए, उनमें भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके एनपीएस राइज हुए हैं। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2020 के टाइम पे एनपीएस का लेवल क्या हुआ करता था, दैट वाज अराउंड 14.94, मतलब 15% एनपीए था जितना लोन दिया उसमें से। झारखंड में 8.53, इसी तरीके गुजरात में 4.54, छत्तीसगढ़ में 12.56। अब 2021 में जब कोविड का पूरा स्ट्रेस हमने झेल लिया पूरा, उसके बाद में आप देख लो लेवल क्या चल रहा है एनपीए का। एनपीए का मतलब आप जानते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना तो रिटर्न में वो कुछ अपना इंटरेस्ट रेट है वो पे कर पा रहे हैं, ना बेसिक रीपे कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि मुद्रा लोन में राइज कितना हो गया है पूरे कंट्री में। अगर देखा जाए तो मार्च एंड 2020 में जो एनपीएस थे मुद्रा लोन के वो 6% थे, जो कि जून एंड 2021 आते आते 20% तक राइज हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मुद्रा लोन भी कितने ज़्यादा स्ट्रेस में अभी चल रहे हैं। ये ग्रोस एनपीएस बताए जा रहे हैं। अब ये अपने आप में डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन बता रहा है कि नहीं, तो कोविड का असर लोन और जो आप कह सकते हो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है उस पर भी पूरा ऐसे कैसे देखने को मिल रहा है कि वो पैसा रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, इंडिया 2023 का G20 का जो समिट होगा उसको होस्ट करेगा। ठीक है, और अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनको शेरपा डिक्लेयर किया है। शेरपा का मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो उसमें अभी अपनी तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और पहले जो सुरेश प्रभु हुआ करते थे कॉमर्स मिनिस्टर, उनको रिप्लेस कर रहे हैं पीयूष गोयल जी। ओके, इसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा हुआ है कि G20 की प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो दिसंबर 1, 2022 से आप देखोगे G20 लीडर्स की समिट जो होगी उसमें लीडरशिप होगी किसके हाथ में, इंडिया की। अच्छा, G20 को इस्टेब्लिश हुए 1999 में हुआ था, तब से इंडिया इसका मेंबर है, और इसमें G20 का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, और वो 20 कंट्रीज़ जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो देख ली। G20 के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखो एजुकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है शिक्षक पर्व। ठीक है, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कांस्टेंट मैनर में चलाए रखना, क्योंकि आज आपको पता है कोविड की वजह से कितनी परेशानी हो रही है, तो डिस्ट्रप्शन कुछ भी आए एजुकेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। एजुकेशन जो है कंट्री में वर्ल्ड क्लास मिले, ये टारगेट है। तो इसके लिए देखो पार्टिसिपेशन बेस्ड एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसी इनिशिएटिव को बोला गया शिक्षक पर्व। अब आप देखोगे और क्या क्या लॉन्चिंग हुई है इस एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत, जिसमें एक तो है कि इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ये लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा, ऑडियो और टेक्स्ट, ये दोनों साइन लैंग्वेज, दैट मीन्स जैसे कोई मान लो कि डिसेबल्ड है तो उनके लिए आप कह सकते हो कि वो लर्निंग के लिए हियरिंग डिसेबिलिटी है, सुन नहीं सकता कोई, राइट,
तो उनको आप क्या हेल्प प्रोवाइड कर दोगे कि वो इजीली उन टेक्स्ट को आराम से समझ सकें और उनको सेंस कर सकें। तो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे टॉकिंग बुक्स ये भी लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा कि अगर कोई अंधा है, मतलब अंधे का मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मैं गलत बोल गया सॉरी, अंधा एकदम बिल्कुल रेडिकल वर्ड है, गलत है, मतलब कोई मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं पाएगा, तो उस केस में उनके लिए बुक्स होंगी ऑडिबल मैनर में, जिससे कि वो इजीली कान में अपने मतलब उस बुक को इजीली सुन सके, राइट। इसके अलावा स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस और असेसमेंट फ्रेमवर्क ये सीबीएसई के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क सीबीएसई के लिए। इसी तरीके से निष्ठा ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल ये भी लॉन्च किए गए हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स इस शिक्षक पर्व के तहत लॉन्च हुए हैं। साथ में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी अब स्कूल डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट की जाएगी। दैट मीन्स जो भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में एजुकेशन और हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो वो लोग अब एजुकेशन में स्कूल्स के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इसके आगे एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में अभी फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आप देख सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1929 से, ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार थोड़ी डिटेल आप खुद से पढ़ लेना, ओके। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है जाट किंग महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से, तो उनका ये नाम से नई यूनिवर्सिटी क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब लॉन्च किया गया था ना, तो उस टाइम पर इन्होंने ज़मीन डोनेट की थी 1929 में, इसलिए इनको ट्रिब्यूट देना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिल्ली में होंगे और वो बातचीत करेंगे, हाई लेवल मीटिंग होगी उनकी। तो बेसिकली मुद्दा जो है आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान में जो रिजीम चेंज हुआ है उसको लेकर के रशिया अब अपने आप को एक्टिवेट कर चुका है, क्योंकि यूएसए ने तो देखो कैओटिक विड्रॉवल कर लिया है वहाँ से। तो अफ़गानिस्तान में जो रिजीम चेंज हुआ है उसको लेकर के कंसल्टेशन की जाएगी, ओके। इसके लिए क्या होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई थी और एक एग्रीमेंट निकल के आया था कि एक परमानेंट बायलैटरल चैनल फिक्स किया जाएगा, जिससे कि अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा है ना उसको लेकर के बातचीत प्रॉपर हो सके। क्योंकि तालिबान अगर अपनी कही हुई बातों पे एक्यूरेट चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल एक रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर वही चीज़ है कि सिक्योरिटी पर्पजेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं यह मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे तो देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो रशियन आप कह सकते हो कि रशियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये बातचीत भी करेंगे, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आपको पता ही है अजीत डोवाल जी हैं, वो बातचीत करेंगे इनसे। इसके अलावा इंडिया और रशिया अब आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर ही 2 मीटिंग्स अटेंड करने वाले हैं। एक तो ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप है, एक संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो मुद्दा है वो ज़्यादा हाईलाइट रहने वाला है अफगानिस्तान। तो ब्रिक्स का जो समिट है ना उसको तो देखो इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है, अब की जो मीटिंग है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। पर बात यह है कि बातचीत में जो कुछ भी हो तालिबान से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो भी सेंसिटिव इश्यूज़ हो उन पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है मेनली, ओके। आगे चलते हैं। अब आप इनके ब्रिक्स के बारे में और SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बारे में अगर नोट्स बना रखे हैं आपने अगर मेरे कहने से पहले, तो उनको रिवाइज़ कर लेना, और नहीं बना रखे हैं तो सर्च कर लो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर UPSC, ब्रिक्स फॉर UPSC, और नोट मेकिंग कर लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो, जिससे कि कमेंट देख करके वो अपने इजीली देख सकें। और एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार कमेंट चेक कर लो, हो सकता है कि किसी ने अभी तक कमेंट कर दिया हो, तो आराम से आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लो कि ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ब्रिक्स क्या है, ठीक है। अब देखो COP26 होने वाली है ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड में। तो मुद्दा ये है कि जी अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर रखे हैं कि हम आने वाले 10 सालों के अंदर क्या चीज़ें अचीव करने वाले हैं, ठीक है।
तो बात यह है कि हमारी तरफ से जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करेंगे थोड़ी सी, कि कैसे भी करके ये टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। वो बात ठीक है कि वही बात है कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ओवरऑल देखें तो G20 कंट्रीज़ है ना, टोटल 20 बड़ी इकोनॉमीज़ वर्ल्ड की, उसमें इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत जो भी रेजोल्यूशन लिए गए थे उनमें, ओके, जिसको COP21 रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। आप देखोगे जो पिछली समिट हुई थी ना, वो हुई थी मैड्रिड में 2020 की, और उसमें ये था कि एक तरीके से ये पेरिस क्लाइमेट चेंज की एग्रीमेंट के तहत जो भी रेजोल्यूशन लिए गए थे ना, उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन थे जो कि इसमें इस तरीके से थे कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ टाइम पीरियड के तहत उनको कवर करना था, कि कोई 5 साल में कवर करना था, कोई 15 साल में, कोई 10 साल में, अलग अलग टारगेट्स उन्होंने फिक्स किए थे। 2015 का पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, और वो इफेक्ट में कब आ गया, जब मैड्रिड के अंदर समिट हुई ना COP25, उसके अंदर फिर इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में ला दिया। कि अब अभी तक क्या था, 2021 के पहले तक आप देखोगे ना, तब तक क्योटो प्रोटोकॉल ही अप्लाई हो रहा था, ठीक है, एक्सटेंडेड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में अब अप्लाई हो गया पेरिस क्लाइमेट चेंज, इसी के तहत अब क्लाइमेट चेंज को रोकने की काम किए जाएंगे। तो COP24 में जो भी बातें थी वो हुई, अब COP26 में जो फाइनलाइज हो रही हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। COP26 आपको पता है ग्लासगो में होगी, और हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे, और देखेंगे क्या मुद्दा है, क्या आगे निकल के आता है। और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये था कि हर एक कंट्री अपनी जिम्मेदारी खुद देखेगा और उसके हिसाब से अपने टारगेट्स डिसाइड करेगा कि 2021 से लेकर 2030 के बीच में इन 10 सालों के अंदर किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हो। तो इंडिया ने भी अपने टारगेट्स लिए थे। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और दूसरे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा क्या डिमांड की जाएगी कि कैसे भी करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए, कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर बाउंडेड मैनर में यूँ फोर्स किया गया कि जी आपको जो टारगेट्स हैं वो अचीव ही करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर फिर डेवलप्ड नेशन है ना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, क्योंकि उन्होंने भी एक बात कही थी कि वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, टेक्नोलॉजी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे और साथ में फंड्स भी ट्रांसफ़र करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। पर वही चीज़ है कि जब वही पूरा नहीं कर रहे हैं अपने काम को, वही अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अचीव करने में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बरतनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के टुवार्ड्स, यही डिमांड की जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि असम जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए, जिससे कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए असम अपनी पॉलिसी लेके आ रहा है 2021 की, जिसमें क्या क्या होगा, जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे उनके नेटवर्क को डेवलप करना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना, स्किल्ड वर्कफोर्स जिससे कि उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जा सके और अच्छे से रिसर्च की जा सके कि कोई भी कमी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रहती है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। साथ में असम को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के तौर पे इमर्ज करवाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करें तो बोला असम के नीचे नीचे। तो 8 मेंबर्स की एक स्टेट कमेटी है, वो ओवरसी करेगी इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को। इसमें देखो ये देखा जा रहा है ड्राफ्ट में, ये है पॉलिसी में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होंगे उनमें 25% लगभग 2026 आते आते जितने भी व्हीकल्स नए तैयार होंगे ना असम में, तो बोलो वो 25% तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। दैट मीन्स ट्रांजिशन बड़ी क्विकली करना चाहता है असम। और लास्ट में अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसेस चलती हैं वो तो 100% इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, जिनमें बैटरी बेसिस सिस्टम होगा 2030 आते आते हैं। ये प्रोविज़न किए गए हैं। इसके अलावा जो व्हीकल्स ऑलरेडी रोड पे हैं तो उनमें रेट्रोफिटिंग का जो प्रोविज़न है उसके लिए भी दिया जाएगा कि 15,000 रुपये तक का उनको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएँ। मान लो कोई ऑटो रिक्शा है और उसमें उसने बैटरी फिट करवा ली और फिर बाद में मोटर्स के बेसिस पे ई रिक्शों में कन्वर्ट करा लिया, तो उसको भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉलिसी है, लर्निंग बहुत है हमारे लिए भी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ओवरऑल अगर सजेशन देखे जाए तो अच्छी चीज़ें थी इस आर्टिकल में, वो हमने देखी। रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसमें भी देखो रिलैक्सेशन मिलेगा 2026 तक। तो ये अपने आप में एक पुल फैक्टर्स हैं जो अपने आप ही अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट ट्रैकिंग एयरबोर्न पोलन्स टू प्रिवेंट एलर्जी। अब कईयों को क्या होता है, पोलन्स क्या होता है आपको पता है, मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं एक तरीके से। जब भी हम देखते हैं कभी भी रिप्रोडक्शन की बात आती है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे आप एनिमल्स की बात कर लो,
चाहे ह्यूमंस की बात करो। तो मेल और फीमेल ये दो पार्ट्स जब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तब जाकर के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि पोलन जो क्या है वो एक तरीके से मेल पार्ट होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये जो पोलन्स होते हैं ना वो एयरबोर्न हो जाएं, दैट मीन्स कि यहाँ पर मेल फ्लावर है और यहाँ से हवा चली और हवा की वजह से ये पोलन जो है ये दानेदार होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। ये मेल पार्ट जो इनको पोलन बोल रहे हैं वो हवा के साथ जाकर के, और जो फीमेल प्लांट है या फिर फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का उस पर जाकर के गिर जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बेसिस पे आपको पता ही है कि फिर बाद में फ्रूट तैयार हो जाता है, सीड तैयार हो जाते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस प्लांट्स में होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो पोलन है ना ये अगर हवा के साथ में इधर उधर मूव करते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये देखो एलर्जी का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि सांस के साथ में इनहेल कर जाते हैं और फिर वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज़ होती है एलर्जी, जैसे कि स्नीजिंग, छींक आना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपका ट्रैकिया है या फिर जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, अस्थमा जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक रिसर्चर्स का एक ग्रुप, उन्होंने रिसर्च की कि अगर हम पोलन कैलेंडर डिक्लेयर कर दें, पोलन कैलेंडर डिक्लेयर होने का मतलब ये होगा कि ये पता पड़ जाए कि कौन से सीज़न में और साल के कौन से महीने में ये जो एयरबोर्न पोलन्स हैं ये हवा में ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, तो उस टाइम पर लोग पहले से ही प्रिवेंटिव अप्रोचेस यूज़ करना शुरू कर दे, जैसे कि मास्क लेना यूज़ कर दे, या मुंह पे कपड़ा लगा करके फिर बाहर जाए, या फिर कैसे भी करके अपने घरों को प्रोटेक्ट कर ले। तो बोले इस तरीके की एलर्जीज़ है ना, एयर पोलन बेस्ड जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एलर्जीज़ होती हैं, चाहे वो छींक आने की बात हो, स्नीजिंग हो, या फिर खांसी आना, जो भी प्रॉब्लम हो सांस से रिलेटेड, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, तो बोलो वो चीज़ें हम उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और इसी रिसर्च में इन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया है, ठीक है। तो पोलन क्या है बेसिकली, कुछ टाइम डिपेंडेंसी बेसिस टाइम डायनेमिक होता है। दैट मीन्स कि आप सीज़न देखोगे तो 2 सीज़न मेनली देखने को मिलती हैं। हमारे यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो 4 सीज़न नॉर्मली प्रेवलेंस में देखी जाती है। एक तो समर्स होती है, फिर ऑटम आती है, फिर विंटर्स होती है, फिर स्प्रिंग होती है। तो ऑटम और स्प्रिंग में नॉर्मली पॉलन्स के नंबर्स है ना वो आपको एयर में ज़्यादा मिलेंगे, और उसी टाइम पे अगर कोई इनहेल कर लेगा तो उसकी वजह से उसको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो यूएस, यूके, यूरोप, यहाँ पर तो देखो रीजनल पोलन कैलेंडर ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं, जिससे कि एलर्जी जैसी बीमारियों से पहले से बचा जा सके, ठीक है। अब एलर्जी जैसे कि एक तो इस तरीके से ये जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एलर्जी होती है जिसका नाम है रेंटिस, जिसको हे फीवर भी बोला जाता है। तो अगर टाइम से अगर पोलन्स का पता पड़ जाए तो इस सीवियरिटी को क्लियर किया जा सकता है कि नहीं, इस परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं, कि भाई अब आ गई ऑटम, बच के रहो। अब ये पोलन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एक मेल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्राइमरी रोल प्ले करता है जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है उसके पीछे, ठीक है। अब इसको इनहेल अगर ह्यूमन बीइंग कर लेता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वैसे क्या होता है, पोलन बहुत ही हल्के होते हैं तो हवा में बहुत टाइम तक सस्पेंडेड रह सकते हैं, और आप देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, या फिर नेजोब्रोंकियल एलर्जी वो होना, या फिर अस्थमा जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखो 20 से 30% पॉपुलेशन है ना वो सफ़र करती है इस तरीके की एलर्जीज से, जिनमें मेन आ जाती है हे फीवर, जो रेंटिस होती है, सांस की वजह से प्रॉब्लम होकर के फिर बुखार जैसा फील होना, इसको हे फीवर बोलते हैं। और 15% लोगों में तो अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो बोले इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कैलेंडर फिक्स कर देंगे, और कैलेंडर फिक्स कर लेंगे तो लोग क्या करेंगे, अपने आप से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा दूसरा तरीका कि आपने प्रिवेंटिव मेजर तो ले ली, अब इसके पहले कुछ प्रिवेंशन पोलन का भी किया जाए। तो जैसे गार्डन्स हैं, मान लो कोई बड़े बड़े गार्डन हैं, तो उनमें आप पाम, नेटल, सफ़ेदा, वाइट मालबरी जिसको सैतूत बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास, पाइन, ये ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस करते हैं एयरबोर्न। तो बोले इन प्लांट्स, इन ट्रीज़ की बजाय आप इनको दूसरे प्लांट्स और ट्रीज से रिप्लेस कर दो, जैसे कि रोज़, जैस्मिन, सेल्विया, या फिर बोगनविले, या रात की रानी, सनफ्लावर। बोले इन प्लांट्स को अगर लगा दोगे ना तो पोलन्स के नंबर वहाँ पे हवा में कम होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये भी एक तरीका है। और बाकी यहाँ पे अगर पोलन कैलेंडर का पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2 सीज़न बताई गई हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग, तो उसके टाइम पे आपको पता पड़ गया ना, तो उस टाइम पर ऑलरेडी आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दो तो एलर्जीज नहीं होगी पोलन की वजह से, राइट। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है देखो इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पर ये है कि कैबिनेट अब हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को थोड़ी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनको थोड़ी रिलीफ दे दे, जिसमें मेन काम तो होगा एक तो SUC है उसको रिड्यूस करना, और एक लाइसेंस फ़ी है उसको रिड्यूस करना। SUC का मतलब होता है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक फ्रिक्वेंसी बैंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और ये टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो लेती हैं। और एक लाइसेंस कि जी ऑपरेट करने के लिए उनको, कि हाँ टेलीकॉम सेक्टर में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि कम्युनिकेशन अगर किसी के हाथ में है तो फिर बाद में आप समझ सकते हो कि कितना कुछ पकड़ में आ जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एक्सटर्नल अफेयर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने हाथ में रखती है। US में भी फेडरल सिस्टम है ना, वहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक भी चीज़ अगर इनमें कम्युनिकेशन अगर यहाँ पर टेक ओवर कर ले कोई भी नॉन स्टेट एक्टर, तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। तो इसमें देखो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस और ये लाइसेंस फ़ी, इनको मिला करके देखा जाए ना तो ओवरऑल जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू आती है, ओवरऑल जो रेवेन्यू होती है ना इनके पास में कलेक्ट टेलीकॉम कंपनीज में, तो इनको 3 से 5% तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो डिमांड ये है, और हो भी सकता है कि इसको फ्लैट रेट फिक्स कर दे कि हाँ जी 3% से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में डिस्ट्रेस ज़बरदस्त चल रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट स्टॉक्स। सेबी ने देखो T+1 सेटलमेंट अलाउ कर दिया है। अब ये T+1 सेटलमेंट क्या है कि जी आपने अपनी कंपनी के शेयर्स लॉन्च कर रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब वहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और आपके शेयर्स को बेचेंगे भी। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनियाँ जो कि स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत कोई भी ट्रेड करती हैं, लेन देन करती हैं, तो वो लेन देन करने का तरीका एक तो हो जाता है कि आज के टाइम पे आपने किया तो 2 महीनों के अंदर आप सेटलमेंट करते हो पैसे के लेन देन का। तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी चल रहा है। अब सेबी ने क्या कर दिया, एक ऑप्शनल सेटलमेंट और दे दिया कि कोई भी कंपनी T+1 सेटलमेंट प्रोविजन को लेना चाहे, दैट मीन्स आज के टाइम पे आपने कोई ट्रेडिंग की और जो पैसा था उसका सेटलमेंट आपने 1 महीने के अंदर अंदर करना है, तो वो प्रोविज़न भी हमारे यहाँ पर अलाउ कर दिया है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी कंपनी T+1 सेटलमेंट के ऑप्शन को अवेल करना चाहती है उनको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और फिर वो T+1 वाले पे स्विच कर सकती हैं। क्योंकि अभी तो क्या है करंटली T+2, दैट मीन्स जो आप 2 वर्किंग डेज हैं, यहाँ पर मैंने 2 महीने बोल दिए, 2 वर्किंग डेज है, सॉरी, कि स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट 2 वर्किंग डेज में हो सकता है जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो। मैं महीना क्यों बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, कोई नहीं मैं अब सही कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये हो गया कि आज के टाइम पे आप कोई लेन देन करते हो और 1 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट करना चाहो तो उसके लिए स्विच करने का ऑप्शन दे दिया गया है। पहले हमारे पास में ऑलरेडी ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है कंपनियों के पास में कि आज कोई लेन देन करे और 2 दिन के अंदर अंदर उनका सेटलमेंट हो जाए। तो अगर कोई कंपनी T+2 से T+1 में जाना चाहे तो 1 महीने का प्रायर नोटिस देगी और फिर उसके बाद में T+1 में कम से कम उनको 6 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब मान लो कंपनी ने देखा कि 6 महीने तक करके मतलब पता तो पड़ गया 1 महीने में कि यार गड़बड़ कर लिया डिसीजन, और फिर वो सोचे कि T+2 में स्विच करें, तो 6 महीने तक तो उनको मिनिमम करना पड़ेगा। फिर स्विच बैक करना चाहते हैं T+2 में तो वही बात रिपीट, 1 महीने का उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में T+1 से T+2 में स्विच कर सकते हैं। दैट मीन्स T+1 से T+2, T+2 से T+1, ये जो रिवर्सल है ये स्विच करना कंपनी के लिए अवेलेबल है, बट उनको नोटिस देना पड़ेगा प्रायर, ठीक है। कितना, कम से कम 1 महीने का। तो T+2, T+1 याद रखें। कॉमन सर्विस सेंटर्स को अभी अप्रूवल दे दिया गया है कि पासपोर्ट सर्विसेज में वो अवेल कराएं। देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो पासपोर्ट बनाते हैं गाँवों से बिलोंग करते हैं, और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या विलेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका जो नेटवर्क है ना ये ज़बरदस्त है। तो गांव के लोगों को फिर बाद में सिटी सेंटर में बार बार जाना पड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो उससे पहले उनको फैसिलिटेट कर ले कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना, इकट्ठे करना, तो क्यों ना उनके लिए वहाँ पर गाँव में जो आउटलेट्स हैं उन्हीं को अलाउ कर दें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिसीव भी हो चुका है अप्रूवल कि हाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत ये जो गाँव में ई मित्र है या फिर जो भी काम कर रहे हैं ये कॉमन सर्विस सेंटर्स, वो ईजिली हेल्प प्रोवाइड कर सकेंगे। अब लगभग हमारे यहाँ पर लगभग 2.5 लाख सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। अब ग्राम पंचायतों में हर एक में कम से कम 1 सेंटर तो आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जो भी लोग अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए कन्वीनियंट हो पाएगा। तो कुछ मुद्दे थे जिनको हमें देखना था। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर
कि 1 जनवरी 2022 के बाद में जो मर्चेंट्स हैं, जहाँ पर भी मान लो आप कोई शॉप पे गए, आपने अपना कार्ड वहाँ पर दिया, अब कार्ड देने के, या फिर ऑनलाइन आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, मान लो अमेजोन है, पेटीएम है, कहीं पर भी आप अपनी ट्रांजेक्शंस करोगे, तो वो क्या कर लेता है, आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है कि भाई फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अपने कार्ड को यहाँ पे स्टोर कर लो। तो आरबीआई ने क्या सोचा कि ये जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये क्या स्टोर करके मर्चेंट्स क्या कई बार गफला कर देते हैं, और एक यूज़र जो कंज्यूमर है उसकी प्रिवेसी और उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बिगाड़ने में ये कमी नहीं छोड़ते हैं, फिर राइट गफले करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बोला है अब से जो कार्ड ऑन फाइल, दैट मीन्स एक बार आपने किसी स्टोर के ऊपर कार्ड यूज़ करके ट्रांजैक्शन किया और उस पर अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर दी, अब वो चीज़ें नहीं होगी। 1 जनवरी 2022 के बाद में कोई भी मर्चेंट, अब मर्चेंट का मतलब व्यापारी, जहाँ से आप लेन देन कर रहे हो उसकी बात हो रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो डेटा स्टोर नहीं करेगा। अब हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, टोकनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या होगा कि एक्चुअल कार्ड को आप रिप्लेस कर दोगे टोकन से, और वो टोकन प्रोड्यूस कैसे होगा, वो एक यूनिक नंबर होगा जो कि किस किस के बेस पे होगा, कार्ड किसका है, कौन सा कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2, टोकन जो रिसीव करने वाला है, जिसको आप पेमेंट करने वाले हो मर्चेंट, उसका आइडेंटिटी क्या है और किस डिवाइस से, आप फ़ोन से कर रहे हो, टैब से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, कौन सा ब्रांड है, सैमसंग का है, आईफोन है, कौन सा यूज़ कर रहे हो। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे यूनिक टोकन नंबर इश्यू हो जाएगा। उससे क्या होगा, न तो आपका अपने कार्ड नंबर शेयर करने होंगे, ना सीवीवी नंबर शेयर करने होंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, कॉन्टैक्टलेस मोड में आप ट्रांजैक्शन करोगे और आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। आपका कार्ड का जो है इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीच नहीं हो पाएगा। ये है मेन चीज़ यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो अप्लाई की गई है। और तो वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, शी जिनपिंग ने ये कहा है जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब समाज कल्याण के लिए अपने पैसे को डिवाइड करें। इसके लिए अब जो भी कंपनियां हैं अब उनके ऊपर दबाव बनेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने जो बोल दिया वो तो करेगी सीपीसी। तो अब सवाल ये है, डेंग जियाओपिंग 1980s के टाइम पे उन्होंने ये अप्रूवल दिया था कि चाइना में अगर कोई पैसे वाला बनना चाहता है तो वो पैसे वाला बन सकता है, और उन्होंने अपने मार्केट को ओपन किया था। पर अब शी जिनपिंग है उसी लाइन पे चल पड़े हैं, डेंग जिस लाइन पे माओ त्से-तुंग या माओ जेडंग चलते थे कि प्योर कम्युनिज्म, अब यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए स्पेस नहीं होगा। तो इस तरीके से चाइना देखो यू टर्न ले रहा है अपने खुद के पैटर्न पे। तो ओवरऑल बात यह है कि चाइना जिस बेसिस पे पावरफुल कंट्री बना है ना, उन्हीं चीज़ों को विड्रॉ कर रहा है। पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को डर किस बात का है कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बेसिस पे हमने कॉरपोरेट सेक्टर को इमर्ज तो होने दिया, पर आज वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज करने लग गया है। तो इसलिए अब वो यू टर्न ले रहे हैं। इससे रिलेटेड सुबह हमने एक आर्टिकल भी देखा था जहाँ पर एडटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज हैं उन पर लगाम लगाने की चाइना में पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, कुछ बच गया हो ना खुद से कर लेना, ठीक है। थैंक यू। पेपर सुबह मिल जाएगा आपको।